अच्छा, बिफोर आप दोबारा स्टार्ट करो, बस एक क्वेश्चन था। जी इसकी जी, वैसे जो है अपडेट्स फ्रीक्वेंटली कितनी आती हैं? मैं बता देता हूँ आपको। मैं अभी नेक्स्ट में उसी के ऊपर जा रहा था, मैं आपको बता थैंक देता यू। सॉरी सॉरी सॉरी। हूँ। No problem। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी आप किसी भी पैकेज को आप इंस्टॉल करें, कोई भी पैकेज, चाहे वो रिएक्ट जेएस का हो या फिर रिएक्ट से ही रेलिवेंट कोई दूसरा पैकेज क्यों ना हो, हमें 2 मिनट वेट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि हमारे पास कुछ और भी स्टूडेंट्स थे जो शायद ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग्स वैसे भी मिलेंगी। अच्छा, तो जो भी आप ये पैकेज को इंस्टॉल करें रिएक्ट जेएस के या किसी भी पैकेज को npm के, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपको चेक करनी होती है कि वो पैकेज आपका कितनी फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली अपडेट से मुराद कि वो पैकेज ऐसा तो नहीं है कि 5 साल पहले अपडेट हुआ हो या 3 साल पहले अपडेट हुआ हो। तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पैकेज आपका जो है वो कोड को ब्रेक कर दे। ठीक है, वो कोड को ब्रेक किस वजह से कर सकता है? क्योंकि वो पैकेज जो अपडेट हुआ है उस वक्त जो रिएक्ट जेएस का वर्जन था या कोई और वर्जन था, वो डिफरेंट था। ऑब्वियसली जो रिएक्ट जेएस का 3 साल पहले का जो वर्जन था वो 18.2.0 नहीं था, वो हो सकता है 12.2.0 हो या फिर 11 हो या 10 हो या 9 हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्ट जेएस का जो अभी का पैकेज है वो आपके 5 साल पहले वाले पैकेज से जो है वो कंपेटिबल हो। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये पैकेज को अपने पास ये ज़रूर चेक करें कि वो पैकेज आपका जो यूज़ कर रहे हैं, आप जो यूज़ कर रहे हैं, वो पैकेज आपका फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये अपडेट होना, पैकेज का आपको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब जो क्वेश्चन मुझसे किया था वो ये था कि पैकेज जो है वो फ्रीक्वेंटली कैसा कितना अपडेट होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे इसके अंदर जो है आपके पास काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये आपके तकरीबन 7-8 पैकेजेस हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि ये पैकेज जो है वो किसने बनाया है, और ये पैकेज जो है वो, क्योंकि हर पैकेज को अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऑनर की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब रिएक्ट जो है वो पैकेज अपडेट करता है अपना, जैसे वो अपडेट अपनी लेकर आता है वो आपके ये पैकेज को अपडेट कर देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये दूसरे पैकेजेस भी इसके साथ अपडेट हो रहे हो। ठीक है, ये पैकेजेस फिर अपने अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल ये वाले जो पैकेजेस हैं ये रिएक्ट जेएस जब लॉन्च करते हैं तो उसके बाद जो है वो ये लोग फिर अपने पैकेजेस को अपडेट करना शुरू करते हैं, मतलब जो भी इन पैकेजेस के ऑनर हैं। वो जब पैकेजेस को अपडेट करते हैं तो वो जाहिर है फिर वो अकॉर्डिंग टू जो करंट लेटेस्ट वर्जन है रिएक्ट का, फिर वो उसके हिसाब से अपडेट करते हैं। या फिर खुद रिएक्ट जेएस भी इसका पाबंद होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं तो नोड जेएस भी अपने पैकेजेस को नोड जेएस भी अपने वर्जन्स को जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो रिएक्ट का आज का 18.2.0 वर्जन है, ये नोड के करंट वर्जन से जो है वो कन्फ्लिक्ट करता है। ठीक है, तो नोड का जो अभी इस वक्त का जो करंट वर्जन है वो, अगर आप यहाँ पे नोड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो नोड का करंट वर्जन है वो आपको 16.16.0 LTS नज़र आता है। ठीक है, और एक इसका ये वाला लेटेस्ट फीचर्स के साथ 18.6.0 नजर आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये 18.6.0 या 16.16.0 ये आपके इस वर्जन के साथ इस वर्जन के साथ जो है वो चल रहा है तो ये पुराने वर्जन के साथ भी चलेगा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसके इसके वर्जन्स को बहुत ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा कि इसके वर्जन्स कौन से कंपेटिबल हैं, क्योंकि इस तरह के इश्यूज आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं जब आप कोई भी रिएक्ट जेएस के अंदर जब आप कोई npm इंस्टॉल वगैरह रन करते हैं तो उसके अंदर आपका कोड जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये पैकेजेस आपके अप टू डेट होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर जो खुद फॉलो करता हूँ वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा। उसके अंदर वो ये होता है कि जब भी कोई आपका वर्जन आता है तो उसके अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब वो फौरन से वो वर्जन जो है वो आपका स्टेबल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट अपना 18.2.0 यहाँ पे लॉन्च अभी इसने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल कल को ये रिएक्ट अपना 18.3.0 लॉन्च कर देता है कोई भी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंडे को लॉन्च कर देता है। तो मंडे के बाद आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूसडे को ही आप अपना वर्जन आप अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मंडे को जो वर्जन लॉन्च किया था उसके अंदर बग्स ना हो, मतलब बग्स आपके ज़रूर आते हैं हर वर्जन के अंदर मोस्टली। ठीक है, फिर उसके बाद उन बग्स को सॉल्व कर रहे होते हैं जो भी उनके डेवलपर्स हैं, जो भी उनके डेवलपमेंट कम्युनिटी है। तो मेरी जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस है वो जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं फ़ौरन से वो वर्जन अपडेट नहीं करता, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। टाइम मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आज वर्जन आया तो मैं 1 महीने का वेट करूंगा, 2 महीने का वेट करूंगा कि उसके बाद मैं अपने वर्जन को अपडेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो दूसरे पैकेजेस जो डिपेंडेंसी जो दूसरी मैंने यूज़ करी हुई है वो भी
रिएक्ट का जो कमिंग जो लेटेस्ट वर्जन है उसके हिसाब से वो भी अपने वर्जन्स को अप टू डेट कर लें, तब जाके मैं उसको अपडेट करूं। अदरवाइज अगर मैं रिएक्ट को अपडेट कर लूँ अपने पास और दूसरे वर्जन्स उसके कंपेटेबल नहीं हो, दूसरे पैकेजेस उसके कंपेटेबल नहीं हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि वो पैकेजेस आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डिपेंडेंसीज वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे इसको कोई अपने क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर रिएक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ मजीद। अच्छा, रिएक्ट जेएस के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है आपका स्क्रिप्ट्स का। ठीक है, स्क्रिप्ट्स के अंदर आपके पास कुछ और स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ और कमांड्स होती हैं जो कि आप रन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो स्क्रिप्ट्स की आपकी कमांड होती है, इनको आप रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे कमांड होती है npm। अगर आप यहाँ पे गौर करें मेरे टर्मिनल के अंदर, इसकी जो कमांड होती है वो होती है आपकी npm रन, और इसके बाद आपका ये जो स्क्रिप्ट का नाम है ये। ठीक है, इनमें से आप कोई भी नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं npm रन के आगे। ठीक है, अच्छा npm रन के आगे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्ट इसकी यहाँ पे कमांड है। अच्छा, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरी ये वाली कमांड रन करेगा बिहाइंड द सीन। मतलब इसके जो आप जब यहाँ पे इसको npm रन स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बिहाइंड द सीन ये वाली कमांड को रन करेगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट स्टार्ट को रन कर सकते हैं, या अगर आपको जैसे याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है तो इसके लिए आपके पास ये होता है कि आप इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी एक कमांड का नाम रखें और उसके बाद आप इसको चेंज नहीं करें, आप जस्ट इसको चेंज कर दें, तो इससे भी आपका जो कोड चलेगा। लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे npm रन के आगे स्टार्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कमांड आप यहाँ पे रन करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगी npm रन स्टार्ट। ठीक है, अच्छा जब मैं यहाँ पे npm रन स्टार्ट लिखता हूँ तो npm रन स्टार्ट लिखने के साथ ही जब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ, तो इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये यहाँ पे मेरी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को, डिफॉल्ट एप्लीकेशन को ये रन कर देता है, जो कि रिएक्ट जेएस ने मुझे डाउनलोड करके दी है, रिएक्ट जेएस ने खुद मुझे क्रिएट करके दी है। ठीक है, तो ये मेरी डिफॉल्ट एप्लीकेशन है रिएक्ट जेएस की, जो कि इसने मुझे खुद क्रिएट करके दी है। ठीक है, जिसको आप तो आपकी ये फर्स्ट रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पर इस तरीके से रन हो जाती है। अच्छा, जब ये एप्लीकेशन आपकी रन हो जाती है तो इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एप्लीकेशन के अंदर आपके मजीद और कौन कौन सी फाइल्स हैं और वो क्या काम करती हैं। ठीक है, और रिएक्ट जैसे उन फाइल्स को क्यों यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक यहाँ पे गौर करते हैं अपने इस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आती है आपकी readme.md। अच्छा, ये जो readme.md की फाइल आपके पास होती है, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। अच्छा, readme.md की जो फाइल आपके पास होती है, ये फाइल आपको हेल्प करती है अपनी प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि आपके प्रोजेक्ट को रन करने में क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आप इस प्रोजेक्ट को किसी और डेवलपर्स के साथ शेयर करते हैं तो उसको आपको बार बार उसको आपको गाइड करना पड़ता है कि भाई आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट को आप इंस्टॉल करो, अपने प्रोजेक्ट को आप क्लोन करो, क्लोन करने के बाद आप उसको npm इंस्टॉल करो, npm इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसको npm रन स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये आपके जो पूरे जो स्टेप्स होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, वो आप यहाँ पे readme.md के अंदर लिखते हो। अच्छा, जब आप readme.md के अंदर लिखते हो तो इसकी मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे react.js का ये पैकेज आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो react.js का आप पैकेज देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी क्रिएट हो रही होती है वो आपकी readme.md से क्रिएट हो रही होती है, ताकि जो यूजर्स हैं उनको ये पता चले कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है वो किसके बारे में है और इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो readme.md आपको इसके अंदर हेल्प करती है। पैकेज.json के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका नोड का जो पैकेज है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये वाली फाइल आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसकी डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए, इसकी जो कमांड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। पैकेज-log.json ये आपकी खुद ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, जो कि आपकी पैकेज.json का कैशेड वर्जन होता है। ठीक है, जब भी आप अपने पैकेज.json को चेंज करेंगे तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, जो कि आपकी पैकेज.json का कैशेड वर्जन होता है। अच्छा, गिट इग्नोर की फाइल आपकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है। जब भी आप अपनी गिट की रिपोजिटरीज को जब आप मैनेज करते हैं
तो उसके अंदर ये git डॉट इग्नोर की फाइल क्या करता है कि जो रिपोजिटरी, जो डायरेक्टरीज आपने यहाँ पे अपने पास यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, जो भी डायरेक्टरीज आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन डायरेक्टरीज को गिटहब के ऊपर ये पुश नहीं करता, गिटहब के ऊपर इन डायरेक्टरीज को ये नहीं लेकर जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्या होता है कि जब भी आप अपने किसी भी npm के प्रोजेक्ट के अंदर npm इंस्टॉल जब आप चलाते हैं, तो इसके अंदर जब भी ये आपकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है, तो ये इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल जब ये करता है, तो वो आपके नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर इसको जो है वो रख लेता है, ठीक है। जिसको यूज करते हुए आप अपनी पूरी React.js की एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। तो ये इसके जो भी आपके पैकेजेस हैं वो आपके यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, जो भी इसके डिपेंडेंसी से रेलिवेंट जो भी पैकेजेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप कभी भी अपने कोड को मॉडिफाई नहीं करते, तो इसके अंदर आप कभी भी अपने कोड को मॉडिफाई नहीं करिएगा नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर। इवन कि अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो तब भी आपके प्रोजेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला प्रोजेक्ट आपका जो है वो वापस ये वाली जो डायरेक्टरी है वो आपकी वापस क्रिएट हो जाती है जब भी आप npm इंस्टॉल क्रिएट की कमांड को आप रन करते हैं, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्टरी आपकी वापस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आता है पब्लिक का फोल्डर, ठीक है। अच्छा, पब्लिक के फोल्डर के अंदर ये क्या करते हैं, जो भी आपके एसेट्स वगैरह होते हैं वो आप अपने रखते हैं पब्लिक के फोल्डर के अंदर। एसेट्स का मतलब है कि जो भी आपकी इमेजेस होती हैं या आपकी जो भी फाइल्स होती हैं वो आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फेव आइकन होता है, index.html होती है। फिर index.html के अलावा आपके पास आपकी इमेजेस होती हैं जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करी हुई है वो आपकी पब्लिक के फोल्डर के अंदर होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास होती है robots.txt। robots.txt आपके पास क्यों यूज होती है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये robots.txt आप यूज करते हैं इस पर्पस के लिए कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को SEO के ऊपर लेकर जाते हैं, तो जो भी आप यहाँ पे मेंशन, जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी रिपोजिटरी, अपनी डायरेक्टरी, अपना URL, तो उन URLs को गूगल क्लोन नहीं करता, गूगल उन URLs को क्रॉल नहीं करता मतलब वो URLs आपके गूगल पे लिस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे URLs हैं जो कि आपके कुछ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कोई रिस्ट्रिक्ट URLs हैं जो कि आप पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं, तो उन URLs को आप robots.txt के अंदर आप ऐड कर देते हैं ताकि वो URL गूगल उसको क्रॉल नहीं करे। मतलब अगर आप उसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो गूगल के जो बॉट्स हैं वो आपके पेज को रीड करके वो उसको क्रॉल कर देंगे और मतलब जो भी आपके उस URL को सर्च करेगा वो आपके गूगल के ऊपर आपके लिंक को इजीली देख सकता है, ठीक है। तो robots.txt हम यूज करते हैं गूगल को प्रिवेंट करने के लिए कि वो गूगल इन URLs को क्रॉल नहीं करे, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो आपका जो मेन फोल्डर होता है वो होता है आपका SRC का, जिसके अंदर आपका React.js का पूरा कोड आपका जाता है। React.js का पूरा कोड जो भी आप लिखते हैं वो आप लिखते हैं अपने SRC के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, SRC के फोल्डर के अंदर जब आप अपने कोड को लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ और भी फाइल्स होती हैं जो कि React.js ने React.js ने आपको एक्सपोर्ट करके दी हैं, आपको बनाकर दी हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइल्स हैं आपकी, इनके अंदर आपके पास app.css, app.js, test, index.css, index.js, ठीक है। ये सारी फाइल्स आपकी होती हैं जो कि आपको React.js ने आपको बनाकर दी हैं खुद से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप React.js की कोई भी एप्लीकेशन को जब आप यहाँ से इंटर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे कुछ पूछ लीजिएगा। अच्छा, जब भी आप यहाँ पे कोई React.js के प्रोजेक्ट को जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जब भी आप इसको ब्राउजर में देखते हैं, तो ब्राउजर में जब आप इसको देखते हैं तो ये डायरेक्टली क्या करता है कि ये डायरेक्टली पब्लिक के फोल्डर के अंदर index.html को लोड करता है, ठीक है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर index.html को लोड करता है और इस HTML के अंदर आपके पास यहाँ पे आपकी बनी हुई होती है div ID, div बनी हुई होती है और इसके अंदर आपको वो ID दी हुई होती है, ID root, ठीक है। तो इसको वो यहाँ पे इस तरीके से वो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो पुट करने के बाद क्या होता है कि React.js का यहाँ पे आपका तो React.js क्या करता है कि आपकी जो दूसरी फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास index.js आपके पास एक फाइल होती है। अच्छा, index.js की जो फाइल है आपकी, ये index.js क्या काम करती है? index.js आपके पास ये काम करती है कि ये आपके
सिंपली जो आपने आपके जो दूसरे जो आपके कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जो दूसरे आपके पेजेस बने हुए हैं, उन पेजेस को ये आपस में यहाँ पे लिंक करते हैं कि आप जब यहाँ पे इसको अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही इसको कौन सा कंपोनेंट, कौन सी फाइल आपको यहाँ पे दिखानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इसके कोड को अगर यहाँ पे गौर करें तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि सबसे पहले वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। ये आपका होता है रिएक्ट का डिफॉल्ट इंपोर्ट, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि ये प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं ये आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपके डॉम को यहाँ पे क्रिएट करता है इस तरीके से। ये जो डॉम आप यहाँ आपको ये जो डॉम की फाइल यहाँ पे नजर आ रही है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम और क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइल आपकी है, ये जो लाइन आपकी है, इनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इंपोर्ट का मतलब है कि किसी भी एक्सटर्नल कंपोनेंट को, एक्सटर्नल कंपोनेंट का क्या मतलब है, एक्सटर्नल कंपोनेंट का मतलब है कि ये जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं, इन डिपेंडेंसीज को आप अपने पास जब आप अपनी फाइल में यूज करते हैं तो वो कैसे यूज करते हैं। उनको यूज करने के लिए दो चीजें आपको यूज करनी होती हैं। एक होता है आपको कि वो डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है, क्योंकि index.js को आपके रिएक्ट के बारे में नहीं पता कि रिएक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट हटा दूँ तो अब यहाँ पे जो रिएक्ट का वर्ड यहाँ पे यूज किया है तो आपको यहाँ पे नजर आएगी रेड कलर की लाइन। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये रेड कलर की लाइन आपको यहाँ पे रिएक्ट के ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नजर आ रही है? ये इसलिए नजर आ रही है कि जो रिएक्ट का ये जो वर्ड है, ठीक है, ये index.js को नहीं पता कि ये रिएक्ट का वर्ड क्या काम करता है, क्या है ये, ठीक है। तो इसको ये बताने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। फ्रॉम रिएक्ट आपका होता है पैकेज का नाम, ठीक है। ये पैकेज का नाम जो भी हमने यहाँ पे लिखा है रिएक्ट, तो वो आपका यहाँ पर आता है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्ट क्या है? ये रिएक्ट है आपका डिफॉल्ट इंपोर्ट इस रिएक्ट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रिएक्ट तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नजर आएगी, एक्सपोर्ट रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स के अंदर हम चेंज नहीं करते, तो ये जो फाइल आपकी पड़ी है ये आपकी पड़ी है, आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो ये फाइल आपकी पड़ी है नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसको बताने का मकसद ये है कि ये जो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट जो आपने किया है ये कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, तब जाके आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक्सपोर्ट होना जरूरी है अगर आप उसको किसी भी दूसरी फाइल के अंदर आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इसका एक्सपोर्ट हटा दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि ये आपको तब भी इसको नहीं पता चलेगा कि रिएक्ट एक्चुअली क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर हमने नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी का हमने देखा है कि ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया है। अच्छा, ये इंपोर्ट कहाँ से किया है? इंपोर्ट हमने किया है इस पैकेज से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था तो ये मुझे रिएक्ट के ऊपर लेके चला गया था। अच्छा, ये कैसे हुआ था? ये करने के लिए आप क्या करते हैं कि कमांड प्रेस करते हैं। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और आप सिंपली इसके ऊपर आप माउस ओवर करेंगे तो ये आपका कर्सर जो है वो चेंज कर देगा। अगर आप नोटिस करें तो ये आपका कर्सर जो है वो हैंड से हैंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको लेके चला जाएगा आपकी रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा जो इसका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है रिएक्ट का, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। तो अगर आपको स्पेसिफिकली फाइल के अंदर जाना है तो वो आप यहाँ पे इसको करें, और अगर आपको स्पेसिफिकली कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट में जाना है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको कंट्रोल प्रेस करके या कमांड प्रेस करके क्लिक कर दें तो ये आपको स्पेसिफिकली उस फाइल के अंदर लेके चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये हर आपके ये जितने भी आप यहाँ पे पैकेजेस यूज कर रहे हैं या जितने भी आप फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं ये सब पे अप्लाई करता है। तो जो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़रूर इसके इन फाइल्स के अंदर से एक्सपोर्ट हुआ है, तब जाके आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई भी आप अपने कंपोनेंट को या अपनी फॉर एग्जांपल हेडर वगैरह का आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना होता है अपना कंपोनेंट, फिर उसके बाद आपको इंपोर्ट करना होता है। ये मैं आपको इन डिटेल बाद में पूरा लिख के बताऊंगा कि ये किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करते हो और किस तरीके से आप इंपोर्ट करते हो। और इसके अंदर आपके पास एक डिफ़ॉल्ट भी होता है और इसके अंदर आपके पास नॉन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो वो भी आपको मैं बाद में डिटेल के अंदर बताऊंगा।
अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे हमने किया इंपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने एक्सपोर्ट का आपको बताया है, ये एक्सपोर्ट आपका काम करता है जब भी आप कोई जावास्क्रिप्ट का या आप npm का कोई भी आप कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते हैं, तब उसके लिए ये आपका काम करता है। लेकिन अगर आपको कोई css की फाइल अपने पास इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ css की फाइल का लिंक यहाँ पे देना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक css बनी हुई है, मैं इसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि URL क्या होता है, किस तरीके से आपके फाइल के पाथ यहाँ पे बनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे फाइल नजर आ रही है index.css, ठीक है, तो ये index.css आपकी इंपोर्ट हुई हुई है। इंपोर्ट कहाँ से हुई हुई है? इंपोर्ट आपकी हुई हुई है जहाँ पर आपकी index.js की फाइल लगी हुई है, रखी हुई है, बिल्कुल सेम उसी जगह से index.css भी इंपोर्ट हुई है, ठीक है। सेम उसी जगह से हुई है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला कि इसके अंदर आप ये जो डॉट और स्लैश देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका ये मतलब होता है कि डॉट और स्लैश आपका ये उसकी जगह से इंपोर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डबल डॉट लगा देता हूँ, तो इसका ये मतलब होता है कि ये आपको एक डायरेक्टरी पीछे लेके चला जाता है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे एक डबल डबल डॉट और स्लैश लगाऊंगा, तो ये मुझे एक डायरेक्टरी पीछे लेके चला जाएगा। अच्छा, डायरेक्टरी पीछे लेके जाएगा, फिर वहां पे ये आपकी index.css को चेक कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर मैं अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे देखूं, अगर आपको यहाँ पे नजर आए, तो स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे आपका अपना देखूं, तो इसके अंदर जो index.css की फाइल है, ये मेरी सेम उसी जगह पे रखी हुई है जिस जगह पे मेरी index.js की फाइल रखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे src का ये फोल्डर है मेरे पास, तो src के फोल्डर के अंदर index.css की फाइल भी है और index.js की फाइल भी है, ठीक है। अगर मैं index.css की फाइल अगर यहाँ पे कोई एक डायरेक्टरी बना के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बना देता हूँ css के नाम से, और ये जो index.css की फाइल है, इसको अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर मूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस जगह के ऊपर आपकी index.js की फाइल रखी हुई है, ये वाली फाइल आपकी पेरेंट फाइल, उसी जगह के ऊपर आपकी एक डायरेक्टरी है, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर आपकी index.css की फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने अपना पाथ बताया हुआ है, यहाँ पे जो हमने अपना पाथ बताया हुआ है, वो बताया हुआ है हमने सेम उसी जगह पे, जिस जगह पे index.js की फाइल है, उसी जगह पे index.css की फाइल भी है। डॉट और स्लैश की मदद से हमें ये पता चल रहा है कि ये उसी जगह के ऊपर हम इस फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली फाइल अब इस जगह के ऊपर नहीं है। आप अगर नोटिस करें, ये वाली फाइल आपकी है CSS की डायरेक्टरी के अंदर, मतलब डायरेक्टली उसी जगह पे नहीं है, मतलब आपको CSS की डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको index.css करना पड़ेगा। तो CSS की डायरेक्टरी के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप अगर यहाँ पे भी नोटिस करें, तो यहाँ पर भी आपके पास एरर आ जाता है। एरर क्या आता है आपके पास? एरर आपके पास ये एरर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास इस तरह के बहुत सारे एरर्स आपको नजर आएंगे अब जब भी आप इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये एरर्स का आना बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इन एरर्स को देख के आपको घबराना नहीं है, लेकिन ये है कि इन एरर्स को जितनी जैसे जैसे आप इसको रिजॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जैसे आप अपनी इंप्रूव करेंगे, वैसे ही आपका जो है वो आपकी इसके रिएक्ट जेएस के ऊपर ग्रिप आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर एरर्स को रिजॉल्व करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझसे कह रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर कांट रिजॉल्व index.css, ठीक है। कांट रिजॉल्व index.css का वही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि index.js की जगह के ऊपर index.css इसको नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ये कह रहा है कांट रिजॉल्व दिस URL, ठीक है। अच्छा, इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली ये करूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा CSS और मैं लिख दूंगा index.css, ठीक है। और CSS मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि CSS इसलिए लिखा क्योंकि मेरी ये वाली जो फाइल है, ये फाइल है मेरी CSS की डायरेक्टरी के अंदर, और ये जो स्लैश होता है, ये स्लैश से आप बताते हैं कि आपकी डायरेक्टरी का जो सेपरेशन है, वो आप स्लैश से इसको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया कि ये वाली डायरेक्टरी आपकी उसी जगह के ऊपर रखी हुई है, तो आपकी ये वाली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो वापस आपका ये वाला प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट आपका रिजॉल्व हो गया। अब आप इसकी डायरेक्टरी को यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब आप इसकी डायरेक्टरी को यहाँ पे इजीली इस फाइल के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम वही तरीका है, अगर आप इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो ये आपको आपकी index.css के ऊपर लेके चला जाएगा। इसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लिख के बता देता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे आप किस तरीके से CSS यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक
है, मैं यहाँ पे सिंपली ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारी जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं इसके अंदर, उसके ऊपर ये बॉर्डर यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि CSS के अंदर मैंने यहाँ पे स्टाइल लगा के बॉर्डर अप्लाई किया। ऑब्वियसली अगर आप रिएक्ट जेएस या जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत HTML CSS की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये CSS का जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया, ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सिंपल स्टाइल है। अच्छा, ये जो बॉर्डर मैंने यहाँ पे अच्छा लगाया है, सॉरी, जी जी आई एम वेरी सॉरी, मैं जरा काट दूं ये आपकी जी बात जी, को। अच्छा, ये जो रेंडर हो रहा है ये बगैर रिफ्रेश के हो रहा है, मतलब रन टाइम पे आपको ये लोड हो जाता है? एग्जैक्टली जी हाँ। ये क्या अरे करता है, ग्रेट ये यार, ये क्या, तो बहुत लाइट वेट है। अच्छा तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली आपकी फाइल्स को, जितनी भी फाइल्स आपकी यहाँ पे रखी हुई हाँ, है ना, ये इनको रियल टाइम के ऊपर वॉच कर रहा होता है। फॉर हाँ, एग्जाम्पल आपने बस आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपको यहाँ पे सेव करना होता है। ये पार्ट मैं भूल गया था, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। अच्छा, ये पार्ट आपको क्या करना होता है कि सिर्फ आपको सेव करना होता है, और सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आपका जो पेज है ये आपका लोड हो जाता है। इवन के अगर आप ये यहाँ बहुत पे, जबरदस्त चीज है। हाँ, ये तो रियल टाइम आपको इवन आपका जो क्लाइंट साइड पे भी हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी अगर ये हम बैकएंड पे चेंजेस करते हैं नहीं सर्वर नहीं साइड पे। तो एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट साइड के ऊपर जो होता है ना, ये असल में जो वॉच कर रहा होता है, ये आपकी जो क्लाइंट साइड की जो फाइल्स हैं सिर्फ उनको वॉच कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हाँ, अगर आप कोई अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो उसके ऊपर आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लोकल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेज रिफ्रेश अच्छा करने की अच्छा अच्छा, जरूरत नहीं ठीक है। है ठीक है ठीक जी, है ठीक है, सही ठीक है। है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर आप इसको जो है बहुत इजीली अच्छे तरीके से और क्विकली इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है। आपको सिर्फ क्या करना होता है कि आपको सिर्फ अपनी फाइल यहाँ पे सेव करनी होती है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका रिफ्रेश हो जाएगा। सिर्फ CSS नहीं, अगर आप यहाँ पे इवन के अगर आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर भी आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो ये भी यहाँ पे क्विकली यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दे देगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज थोड़ा सा हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर आप लोगों के कोई हैं तो। जी, तो अपने आप को अनम्यूट करें और कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो वर्जन्स की कंपैटिबिलिटी का बता रहे थे, तो इसका कोई पर्टिकुलरली किसी जगह पे कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स होता है कि हम उसको रेफर कर सकें, ये या फिर हमें एक्चुअली एक एक करके जाना पड़ता है सब पैकेजेस पे वहां पे देखने के यार लिए? असल में इसके अंदर ये जो ना अभी इस वक्त ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी नोड जेएस के जो डेवलपर्स हैं हाँ, उनमें जो आपके फ्रेमवर्क, जो आपके पैकेजेस हैं, जैसे कि रिएक्ट का एक बहुत बड़ा पैकेज है, फिर उसके अलावा नेविगेशन का पैकेज है, फिर रिएक्ट डॉम का जो पैकेज है उसके आपको कंपैरिजंस मिल जाते हैं, कंपैटिबिलिटी का एक चार्ट मिल जाता है जो कि आपको बता देता है कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन कौन से रिएक्ट डॉम के पैकेज के साथ कंपैटिबल है, तो वो आपको मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा जो आपके छोटे छोटे जो पैकेजेस हैं उनके लिए आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, उसके लिए आपको मैनुअली जाके देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसका तो नॉर्मली ये तरीका होता है कि आप उसको सिंपली वो पैकेज को इंस्टॉल करें और आप उसको रन करके देखें। अगर वो आपके पास सही चल रहा है तो दैट्स ओके। अगर उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब जाके आप अपने पैकेजेस को आप कंपेयर करें कि वो आइदर वो कंपेटिबल है या नहीं है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई है कि जो भी आप पैकेज यूज़ करें उसका आप लास्ट पब्लिश डेट या लास्ट अपडेटेड डेट आप ज़रूर चेक करें, ताकि आपको पता चले कि वो पैकेज जो है वो अपने आप को जो है वो कंपेटिबल बना भी रहा है या नहीं बना रहा अपने आपके रिसेंट लेटेस्ट पैकेजेस से, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको चेक करना होता है कोई भी पैकेज को यूज़ करने से पहले। अच्छा, इसमें मसला सिर्फ एक ये होगा वैस भाई, कि एक तो छोटी एप्लीकेशन का तो चले आपने थोड़े से जो है वो पैकेजेस में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक मेजर रिलीज आती है, तो उसमें जब आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे पैकेजेस होंगे तो हमें जी एक एक करके चेक करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक एक हेडेक है जो कि एग्जैक्टली आप वो फेस बहुत करते बड़ा होंगे। हेडिक है। वो ये बहुत बड़ा हेडिक है जो कि हम यूजुअली बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपली अगर आपको पैकेज डॉट जेसन दिखाऊं तो इसके अंदर आप हम लोगों को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पैकेजेस को मैनेज एग्जैक्टली, करने हाँ में। हाँ हाँ तो अब फॉर एग्जांपल मैं ये पैकेज मैंने यूज़ किया था, ये 18.2.0 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रिएक्ट का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप पैकेज की अगर आप लिस्ट देखें तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल है। तो बिल्कुल बिल्कुल इतनी बड़ी बिल्कुल, लिस्ट यही को पॉइंट था मेरा। इतनी बड़ी लिस्ट को आपको वन बाय वन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद
एक वर्जन आपने चेंज कर लिया फिर दूसरा वर्जन कंपैटिबल नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ा अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप जरूर ये चेक करें कि वो पैकेज अपने आप कंपैटिबल बना रहा है या नहीं बना रहा, ताकि वो पैकेजेस को आप इजीली यूज कर सकें। अगर आप कोई ऐसा पैकेज यूज करते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको बाद में वो पैकेज को चेंज करना पड़े, कोई दूसरा सोल्यूशन आपको यूज करना पड़े। ठीक है। अच्छा, एक और माजरत, मैं जरा थोड़े से अजीब अजीब जी सवाल जी कर रहा ले हूँ। लें अच्छा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइएगा मुझे कि वंस आपने पैकेज इंपोर्ट कर लिया अपने पास, सही है। ठीक है। अच्छा, ये मैं रियल टाइम सिनारियो एक मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अब जिस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है, ठीक है। सही है। ठीक तो है। ये हमारे पास ऑफलाइन जो है वो जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो हमें उसके बाद इंटरनेट की जरूरत तो नहीं होती। जब आप इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपको इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, यानी कि जब पैकेज हमें अपडेट आपके करना पास जब होगा ये तब आ हमें। गया है तो फिर आपको सही है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट है, जैसे कि अगर आप पैकेज डॉट जेसन को अगर आप अपने पास इंप्लीमेंट करते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कभी भी अपने पैकेज को अपडेट नहीं करता। ठीक है। ये ये तो नहीं। अपडेट सही है, तभी करेगा जब आप इसको खुद मैनुअली आप पैकेज डॉट जेसन को अपडेट करेंगे या फिर आप कमांड के थ्रू अपडेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली नहीं करता। ठीक है, डन, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन किसी और का? मोइज, मोइज हैं यहाँ पे? जवाद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट की जो आप जो कोर्सेज की आप आउटलाइन शेयर करेंगे, कोर्स आउटलाइन की, कि मतलब हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे और अच्छा, एट द रिएक्ट एंड हम जेएस की क्या जो प्रोजेक्ट आउटलाइन है, बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस की जो आउटलाइन है वो आपको इल्मिस के ऊपर मिल जाएगी वैसे। ठीक है, इल्मिस के ऊपर आप अगर बैचेस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर पूरी आउटलाइन आपको यहाँ पे इसकी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, लेकिन जो आउटलाइन है वो आपको पूरी यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, सिलेबस के अंदर आप जाएँ, यहाँ पे आप जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको प्रॉपर पूरी आउटलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि हम इसके अंदर क्या क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो है सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में काम आता है या मतलब अदर एप्लीकेशन भी इससे हम बना सकते हैं? रिएक्ट जेएस स्पेसिफिकली वेब के लिए यूज होता है, और जो इसके साथ मैंने दूसरा फ्रेमवर्क बताया था रिएक्ट नेटिव, वो आपका मोबाइल ऐप के लिए यूज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। जी जी, ठीक है ठीक है। और कोई किसी और का और कोई क्वेश्चन? मोइज नहीं है क्या यहाँ पे? मोइज, ओके, एनीवेज। चलें फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर मिलते हैं कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू सर, ग्रेट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।